हम्म। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस में देश के प्रमुख प्रधानमंत्री का टॉपिक अपना चल रहा था और देश के प्रमुख प्रधानमंत्री के टॉपिक में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक यानी 1947 से 1989 तक जो अपने देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 1989 में राजीव गांधी के पश्चात अपने देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बने वह बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, यह शॉर्टकट में इन्हें वीपी सिंह के नाम से पुकारा जाता है। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री के तौर पर इनका जो कार्यकाल रहा वह 1989 से लेकर के कब तक रहा था? 1990 तक। 1989 से 1990 तक ये अपने देश के प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह अपने देश में गठबंधन या साझा सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। गठबंधन या साझा सरकार के अपने देश में जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वीपी सिंह थे। 1947 से लेकर के 1989 तक लगातार अपने देश के अंदर किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और उसने सरकार बनाई। 1989 में पहली बार अपने देश के अंदर किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होने पर एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई, जिसे गठबंधन या साझा सरकार के नाम से जाना जाता है। और गठबंधन या साझा सरकार के पहले प्रधानमंत्री अपने देश के जो बने वह कौन बने थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। वीपी सिंह अपने देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। गठबंधन या साझा सरकार की शुरुआत अपने देश में 1989 में हुई थी। 1989 से लेकर के 2019 तक लगातार यदि हम देखें तो अपने देश में गठबंधन या साझा सरकार बन रही है। वर्तमान में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2019 में जो चुनाव हुए थे, इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए फुल जो बहुमत है वो प्राप्त हुआ था, लेकिन इनका जो गठबंधन है एनडीए के नाम से जो जाना जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से इन्होंने सरकार बनाई। अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ भी इनका गठबंधन है। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश में गठबंधन या साझा सरकार के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा इनके कार्यकाल की यदि हम बात करते हैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1989 ईस्वी में अपने देश की शांति सेना जो राजीव गांधी के कार्यकाल में 1987 में श्रीलंका भेजी गई थी, भारत की शांति सेना जो श्रीलंका भेजी गई थी वह वापस जो भारत आई थी वो कब आई थी? वापस भारत आई थी 1989 ईस्वी में। और भारत की जो शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी वो कब भेजी गई थी? 1987 ईस्वी में। और 1987 ईस्वी में अपने देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? 1987 ईस्वी में अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। 1989 ईस्वी में जो भारत की शांति सेना वापस भारत आई उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। भारत की जो शांति सेना श्रीलंका राजीव गांधी के कार्यकाल में गई थी, श्रीलंका के अंदर लिट्टे और तमिलों के बीच जो एक हिंसक विद्रोह शुरू हो गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए, वहां पर शांति सेना स्थापित करने के लिए राजीव गांधी ने भारत की शांति सेना श्रीलंका भेजी थी। 1989 ईस्वी में वीपी सिंह के कार्यकाल में ही मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। किसकी सिफारिशों को लागू किया गया था? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। यहां पर एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन रहा है कि मंडल आयोग का संबंध किससे है? ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए, किसको? ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए मोरारजी देसाई जो अपने देश के प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की अपने देश में सरकार थी, उस समय 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1978 में। 1978 में जो मंडल आयोग का गठन किया गया था उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 1978 में जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया उसका संबंध किससे था? ओबीसी जो अदर बैकवर्ड जो कास्ट है अपने देश में सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसे मंडल आयोग कहा जाता है। और इस मंडल आयोग की सिफारिशों को जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? 1989 में। इस समय अपने देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो वीपी सिंह अपने देश के प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल में मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसके अलावा हम चर्चा करें वीपी सिंह के कार्य। वीपी सिंह अपने देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए। वीपी सिंह देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर इनका जो कार्यकाल रहा उस दौरान ये कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए। विदेश यात्रा पर नहीं जाने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? एकमात्र जो प्रधानमंत्री हैं वो वीपी सिंह है। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले अपने देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, अविश्वास द्वारा हटाए जाने वाले अपने देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वीपी सिंह थे। साथियों याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम जिस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया था वो कब लाया गया था? 1963 में। लेकिन उस समय अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये हटे नहीं थे, इनके पास में बहुमत था। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह थे। वीपी सिंह का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर रहा वो 89 से लेकर के 90 तक इनका प्रधानमंत्री के तौर पर क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। इनके पश्चात अपने देश के जो प्रधानमंत्री बने वह कौन बने थे? चंद्रशेखर अपने देश के प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह के बाद में 1990 ईस्वी में अपने देश के जो प्रधानमंत्री बने वह कौन बने थे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल रहा वह रहा 1990 से लेकर के 1991 तक। 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर अपने देश के प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले पर एक बार भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। लाल किले पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले जो प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो वह कौन है? चंद्रशेखर है। लाल किले पर सबसे अधिक 17 बार तिरंगा झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है या सबसे अधिक 17 बार जो तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री हैं वह कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी है। और लाल किले पर एक ही साल में 2 बार तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो वह 2018 में नरेंद्र मोदी थे। चंद्रशेखर के कार्यकाल में एक बार भी इन्होंने लाल किले पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, इन्हें ऐसा जो मौका है वो नहीं मिला। चंद्रशेखर जिसे अपनी बेबाकी के कारण इन्हें युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें युवा तुर्क कहा जाता था। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये इनकी मुख्य पुस्तक है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन हुआ था 21 मई 1991 ईस्वी को। लिट्टे उग्रवादियों के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर थे। 1984 से 1989 ईस्वी तक राजीव गांधी अपने देश के प्रधानमंत्री रहे थे। राजीव गांधी की हत्या जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं, लिट्टे उग्रवादियों द्वारा तमिलनाडु में की गई थी। उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर के कार्यकाल में ही 1991 ईस्वी में, चंद्रशेखर के कार्यकाल में 1991 ईस्वी में अपने देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई थी।
और ऐसी समस्या अपने देश में आ गई थी कि शायद वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 है वो लगाया जाएगा। उस समय अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अपने देश के पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इसके अलावा वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 1991 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी नीति अपनाई थी? आर्थिक उदारीकरण की नीति। आर्थिक उदारीकरण की नीति। और इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का भारत में जनक कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस आर्थिक उदारीकरण की नीति की वजह से ही भारत को आर्थिक संकट से 1991 ईस्वी में उबारा गया था। इसीलिए भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो देश में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई थी? चंद्रशेखर के कार्यकाल में। आर्थिक संकट से उबारने का कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन सी नीति अपना करके? आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपना करके। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को भारत में लागू किया था? चंद्रशेखर के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में क्या किया था? आर्थिक उदारीकरण की नीति को भारत में लागू किया था। इसके बाद में अपने देश के जो प्रधानमंत्री 1991 ईस्वी में बने वह पीवी नरसिम्हा राव बने। पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल रहा वह 1991 से लेकर के कब तक रहा? 1996 तक रहा। अपने देश में 1989 से लेकर के 1999 तक का जो समय है उसे केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में अपने देश के अंदर कई प्रमुख प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं और लगातार उन्होंने 5 साल की जो सरकार है वो नहीं चला पाए। एकमात्र प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ही हुए थे जो 91 से 96 तक उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था करके। और 1999 तक का जो समय है उसे केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का काल कहा जाता है। 1989 से लेकर के 1999 तक का जो 10 साल का पीरियड है उसे क्या कहा जाता है? राजनीतिक अस्थिरता का काल कहा जाता है, क्योंकि इस 10 वर्ष की अवधि में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह है, चंद्रशेखर हैं, फिर पीवी नरसिम्हा राव हैं, उसके बाद में यदि अटल बिहारी वाजपेयी हैं, एचडी देवगौड़ा हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, यानी 10 साल की अवधि में ही अपने देश के अंदर कई प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसका सीधा सा जो कारण था वो क्या था कि अपने देश के अंदर किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, गठबंधन की सरकार बनी और उस गठबंधन की सरकार को धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ही मतलब टूटना पड़ा और इस वजह से अपने देश को कई बार चुनाव का सामना करना पड़ा। तो पीवी नरसिम्हा राव का यदि कार्यकाल हम देखें तो 89 से 99 तक की अवधि में 5 साल का कार्यकाल केवल पीवी नरसिम्हा राव ने बिताया था। पीवी नरसिम्हा राव जो अपने देश के प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल में प्रमुख कार्यों की यदि हम चर्चा करें तो इनके कार्यकाल में एक तो 73वां और एक 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 ईस्वी में। 1992 में संविधान संशोधन हुआ है और 1993 में इसे क्या किया गया? लागू किया गया। यह 73वां और 74वां संविधान संशोधन अपने देश के अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने देश में पंचायती राज संस्थाओं को और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने देश में शहरी शासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इस पंचायती राज संस्थाओं को और शहरी शासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का कार्य अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी करना चाहते थे। 65वां संविधान संशोधन वो लेकर के भी आए थे, लेकिन वो पारित नहीं हुआ बहुमत की वजह से। इनके कार्यकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से अपने देश में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में पंचायती राज संस्थाओं को और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में शहरी शासन संस्थाओं को संवैधानिक या कानूनी मान्यता क्या की गई थी? प्रदान की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही यदि हम आगे चर्चा करें तो 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में
6 दिसंबर 1992 ईस्वी को अपने देश में बाबरी मस्जिद का विवाद उभरा था। बाबरी मस्जिद का विवाद जो उभरा था वो कब उभरा था? 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में उभरा था। उस समय कई जगह राज्यों के अंदर जो मतलब गैर कांग्रेस की सरकार थी उनको राष्ट्रपति शासन के माध्यम से बर्खास्त कर दिया गया था। 1992 में अपने देश के अंदर बाबरी मस्जिद का जो मामला था उत्तर प्रदेश में, उसने एक बहुत बड़ा हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष का रूप लिया था। ये वही बाबरी मस्जिद का मामला जहां पर कल 5 अगस्त को राम मंदिर की जो नींव रखी जा रही है, वहां पर पहले जो मस्जिद और मंदिर के नाम पर भगवान श्री राम का मंदिर या मस्जिद के नाम पर जो कई दिनों से विवाद था, कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से अब वहां पर मंदिर का निर्माण होगा, जिसकी नींव कल 5 अगस्त 2020 को रखी जा रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को जो बाबरी मस्जिद का विवाद उभर करके सामने आया था, उस समय भी अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? उस समय भी अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने देश के संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने देश के संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान में अपने देश के संविधान में टोटल अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, जबकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ये जो 11वीं अनुसूची और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपने देश के संविधान में जोड़ी गई थी? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। 73वें संशोधन के माध्यम से तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए हैं और 12वीं अनुसूची की यदि हम बात करते हैं तो इसमें शहरी शासन संस्थाओं को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से लेकर के 1996 तक अपने देश में प्रधानमंत्री के तौर पर रहा। 1996 के अंदर अपने देश के प्रधानमंत्री जो बने, जो चुनाव हुए, उसके अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी 1996 के चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में इतनी सीटें नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना सके और न उसके गठबंधन के पास में इतनी सीटें थी कि वह स्वयं सरकार बना सके। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनका कार्यकाल मात्र कितना रहा था? मात्र 13 दिन का उनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद में इनकी सरकार गिर गई थी। फिर वैसे यदि हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश में 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनका पहला कार्यकाल है वो 1996 में मात्र 13 दिन का, दूसरा कार्यकाल 98 से 99 तक 13 महीने का, और तीसरे कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 1999 से लेकर के 2004 तक, ये 5 साल तक अपने देश के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। तो अब 1996 में अपने देश के जो प्रधानमंत्री बने वह कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी यह अपने देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। इनको एक साथ हम इनके जो तीनों कार्यकाल हैं उनके बारे में एक साथ हम पढ़ेंगे। पहला तो इनका जो कार्यकाल था वह 1996 में मात्र कितने दिन का रहा था? 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा था 1996 में। दूसरा इनका जो कार्यकाल 1998 से लेकर के 1999 और फिर 1999 से लेकर के 2004 तक ये अपने देश के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी, पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी अपने भारत देश के प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। परीक्षा में प्रश्न यदि पूछा जाता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो वह कौन थे? मोरारजी देसाई। और भारत के पहले विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो वह कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। मोरारजी देसाई, जिन्हें गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा जाता है, ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे। उसके बाद में एक नई जनता पार्टी बनी थी
तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर ये अपने देश के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए मोरारजी देसाई को तो क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री वे हैं जिनका एक कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल रहा, मात्र 13 दिन का। एक कार्यकाल की दृष्टि से सबसे कम कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वो अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे व्यक्तिगत दृष्टि से हम देखें तो सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, चौधरी चरण सिंह है। लेकिन चौधरी चरण सिंह केवल एक बार प्रधानमंत्री बने थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 3 बार। और एक कार्यकाल की दृष्टि से सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की यदि हम चर्चा करें तो इनका एक कार्यकाल जो रहा है वो कितना रहा है, वो मात्र ही 13 दिन का रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को 2015 से किस रूप में मनाया जाता है, 2015 से अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस सुशासन दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 से अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाने की क्या की है, शुरुआत की है। जिस प्रकार से योग दिवस है वो भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही 21 जून को इसकी शुरुआत हुई थी। संविधान दिवस है उसकी यदि हम बात करें तो वो भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही 26 नवंबर को मनाया जाना शुरू किया गया है। और सुशासन दिवस की यदि हम बात करें तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है वो किस रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2015 से इनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 11 व 13 मई को अपने देश में 1998 ईस्वी में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में पढ़ रहे थे। इंदिरा गांधी अपने देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिनके कार्यकाल में 1974 ईस्वी में अपने देश में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत में प्रथम जो परमाणु परीक्षण किया गया वो कब किया गया, 1974 में। उस समय अपने देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। दूसरी बार अपने देश में जो परमाणु परीक्षण किया गया वो कब किया गया, 1998 में। और 1998 में अपने देश की जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। आज तक 2 बार परमाणु परीक्षण हुए हैं और दोनों ही बार परमाणु जो परीक्षण किए गए हैं वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण रेंज में किए गए हैं। कहां पर किए गए हैं, पोखरण रेंज में। तो दूसरी बार अपने भारत देश में जो परमाणु परीक्षण हुआ वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही 1999 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध हुआ था। जो कारगिल की लड़ाई हुई थी या जो कारगिल का युद्ध हुआ था वह किस देश के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था। कब हुआ था, 1999 में। इस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो वह कौन थे, नवाज शरीफ थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कारगिल युद्ध के दौरान कौन थे, नवाज शरीफ। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने सफल नेतृत्व का परिचय देते हुए पाकिस्तान को इस युद्ध के अंदर पराजित किया था। ऑपरेशन विजय नाम से उन्होंने एक सैन्य अभियान चलाया था और 26 जुलाई को 1999 ईस्वी में कारगिल पर हमने विजय प्राप्त कर ली थी। इसीलिए 26 जुलाई का जो दिन है वह प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 ईस्वी को अपने भारतीय सेना ने कारगिल के ऊपर पुनः क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। 1999 ईस्वी में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा और मुनाबाव से खोखरापार तक रेल सेवा की क्या की थी, शुरुआत की थी। समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस के नाम से जो जानी जाती है। इस रेल सेवा की जो शुरुआत हुई थी 1999 ईस्वी में मुनाबाव से खोखरापार तक। मुनाबाव जो बाड़मेर के अंदर, खोखरापार पाकिस्तान में है। समझौता एक्सप्रेस के नाम से ये जो
ट्रेन यानी कि रेल की जो शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी वह अटल बिहारी वाजपेयी के बीच ही हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। और दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा जो करने वाले प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 के कारगिल युद्ध के पश्चात पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया और वहां पर जो सेना के जनरल थे, जो परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने सत्ता के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के फिर राष्ट्रपति बन गए। जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों के बीच 2001 में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों के बीच 2001 में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश के आगरा में एक शिखर वार्ता हुई थी, जिसे आगरा शिखर वार्ता के नाम से जाना जाता है। आगरा शिखर वार्ता किन दो व्यक्तियों के बीच हुई थी? पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी। कब हुई थी? 2001 में। आगरा शिखर वार्ता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच जो वार्ता हुई थी वो कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुई थी। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच बातचीत प्रारंभ हुई थी, लेकिन इस बातचीत के दौरान किसी भी प्रकार का दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जो मतलब जम्मू कश्मीर का जो हल है वो नहीं निकला था, समस्या का हल। ये वार्ता क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। इसी प्रकार 2003 में इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के टॉपिक की हमने शुरुआत की थी। उस समय भी हमने पढ़ा था 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अपने देश के संविधान में एक प्रमुख संशोधन किया गया था, 51वां संविधान संशोधन 2003 में। इस 51वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में अपने देश में एक प्रावधान बनाया गया था कि लोकसभा और विधानसभा में जो मंत्री परिषद का आकार है उसकी एक सदस्य संख्या निश्चित की गई थी। केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद जो होगी वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 2003 में, कि मंत्री परिषद का जो आकार है वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। जो जिसमें प्रधानमंत्री है वो भी क्या होगा? इस 15% में शामिल होगा। यह संविधान संशोधन हुआ था वह 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 51वां संविधान संशोधन था। इस समय अपने देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के प्रधानमंत्री थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। 2 बार परीक्षा के अंदर अभी तक ये प्रश्न है वो आ भी चुका है, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन हुआ था 51वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से मंत्री परिषद जो अपने देश के अंदर थी उसका जो आकार है वो क्या किया गया था, उसकी जो संख्या है वो क्या की गई थी, इसमें निश्चित की गई थी। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% है वो निश्चित की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं कह सकते इनको हम हिंदी में भाषण देने वाले, क्योंकि यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। जबकि देश के पहले व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ की महासभा में जो हिंदी में भाषण दिया था वो कब दिया था? वो दिया था 1977 में। और 1977 में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश में किस पद पर हुआ करते थे? विदेश मंत्री के पद पर थे। और 1977 में अपने देश के जो प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन थे? मोरारजी देसाई अपने देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले व्यक्ति की यदि हम बात करें तो 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही 2001 के अंदर अपने देश के जो संसद है दिल्ली में, उसके ऊपर आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ था।
संसद के ऊपर आतंकवादियों ने जो हमला किया था उस समय भी अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक जो संसद की 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक हुई है, तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाले देश के प्रथम व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो वह कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाले देश के एकमात्र व्यक्ति की यदि हम बात करें तो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। आज तक अपने देश के अंदर 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ है और तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लेने वाले देश के पहले व्यक्ति की यदि हम बात करें तो वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी एक देश के अच्छे राजनेता के साथ साथ देश के एक अच्छे कवि भी थे, एक अच्छे लेखक भी थे। इनका एक प्रमुख नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इनके प्रमुख पुस्तकों की यदि हम बात करें हैं तो राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक, मेरी, ये इनकी प्रमुख क्या है? पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो निधन हुआ था 2000, इनका जो 17 में अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है अटल घाट, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री के तौर पर अपने देश में कार्यकाल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के आज तक के एकमात्र अविवाहित अपने देश में प्रधानमंत्री हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं जो अविवाहित हुए हैं। उसके अलावा आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो सारे विवाहित हैं। इसके अलावा यदि इनके कार्यकाल में विदेश नीति की यदि हम बात करें तो इनके कार्यकाल में एक अच्छी विदेश नीति अपने देश के सामने इन्होंने पेश की थी। अन्य राष्ट्रों से अच्छे इन्होंने संपर्क स्थापित किए थे। इनके कार्यकाल में 10वीं पंचवर्षीय योजना में आशा से अधिक जो विकास दर का लक्ष्य है वो प्राप्त किया गया था। इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री के तौर पर क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। ओके।